सर्व महापुरुषांना वंदन। आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक राष्ट्रीय महाराष्ट्र राज्याच्या 35व्या अधिवेशनाचे उद्घाटक डॉक्टर आगलावे साहेब, मॅडम प्रतिमा शिंदेजी, दीपा, विचारपीठावर बसलेले माझे स्नेही आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, बऱ्याच दिवसापासून महाराष्ट्राच्या बाहेर संघटनेचं काम करत असल्यामुळं मला मराठी बरोबर बोलता येत नाही, पण मी प्रयत्न करणार आहे आता। तर मैं हिंदी बोलूं? तो साथियों, अब ये जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन सत्र का टाइम जो है 10:30 बजे से 1 बजे तक, और अभी 12:25 हो रहे हैं, और फिर अध्यक्षीय भाषण भी है, और उसके लिए कम से कम मेरा ख्याल है 45 मिनट होना चाहिए अध्यक्षीय भाषण में। ये स्थिति आप लोगों ने हम पर जो लाई है, इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू होना चाहिए था। आप लोग इस हाल में 11:20 में आए, तो आपने हमारे 45 मिनट ले लिए। तो हमारे जो 45 मिनट आपने लिए, तो मुझे लगता है आपने वो हमें 45 मिनट वापस करने चाहिए, तभी मैं भी अपना समय बराबर दे सकूं और अध्यक्षीय भाषण भी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ वो ये कि मुझे वैसे आदत है विषय के अंतर्गत बोलने का। मैं उस ढंग से अपनी तैयारी करता हूँ और विषय के अंदर ही बोलता हूँ। मेरे लिए अभी खुशी की बात यह है कि मेरे लिए कोई विषय नहीं है, तो मैं मुक्त छंद में अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे जो इस देश के संदर्भ में आज जो महसूस हो रहा है उस पर मैं अपने विचार खुले रूप से रख सकता हूँ। ये मेरे लिए मेरा ख्याल है अच्छी बात है, लेकिन वो भी मैंने अपने लिए एक विषय बना। इस देश की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। इस देश की समस्या और उसका समाधान। और इस देश की समस्या जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, मतलब इस देश की जो भौगोलिक क्या बाउंड्री कहेंगे उसे, क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। वो समस्या है, लेकिन वो समस्याएं जो है वो सिर्फ इतनी है, वो मैटर ऑफ डिफेंस, मतलब हमारे जो इर्द गिर्द राष्ट्र है, वो राष्ट्र अगर हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उस पर अगर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो उसको कैसे रोका जाए, वो उतनी समस्या है। और उसके लिए हमारे देश में एक स्वतंत्र मंत्रालय है, उसका वो काम है डिफेंड करने का। तो वो समस्या नहीं। इस देश की जो समस्या है, इस देश के अंतर्गत क्या समस्या है, ये इशू है। इस देश के अंतर्गत की समस्या की जब हम बात करते हैं तो इस देश की जनता की क्या समस्या है, और ये जो समस्याएं हैं, जब भारत का संविधान बनाया गया तो क्या इन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया? मुझे ऐसा लगता है कि ये रखा गया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले यही तो देखना पड़ता है
कि उस देश की समस्याएं क्या है और उसका समाधान क्या है। अगर ये चीजें संविधान बनाते वक्त अगर ख्याल में नहीं रखे तो फिर उस संविधान का क्या मतलब है। तो इस देश की समस्याएं जो 1940 में जो थी और जो संविधान सभा के सामने आया, तो उस समस्याओं का समाधान संविधान निर्माताओं ने किया और उन्होंने ये सभी मुद्दे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई 9 दिसंबर 1946 पहले, और उस वक्त ये जो समस्याएं है बुनियादी समस्याएं क्या है। तो बुनियादी समस्याएं जो यहाँ बताई गई, इस देश में इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, जीवन के हर क्षेत्र में गैर बराबरी है, सामाजिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है और राजकीय क्षेत्र में है। इस देश में एक समस्या है, इस देश में हर व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। फिर इस देश में लोगों का दमन हो रहा है, तो दमन हो रहा है तो दमन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस देश में स्वतंत्र होना चाहिए। नो, ये मतलब 1947 वाला नहीं, 1947 वाला स्वतंत्र नहीं, 1947 वाला जो स्वतंत्रता है वो है इंडिपेंडेंस। और देश की जनता को स्वतंत्र करने की जो बात हो रही है वो क्या है, वो है लिबर्टी। दो अलग अलग है। मतलब इस देश की जनता को लिबरेट करना चाहिए। कैसे लिबरेट करना चाहिए? उन पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे उन्हें लिबरेट करना चाहिए। उनके साथ जो गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है उनसे उनको लिबरेट करना चाहिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात ये कही है। तो आप ये देखेंगे ये सब ये समस्याएं जो ये बुनियादी समस्या है। इस देश के लोगों को इक्वल टर्म्स में एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। ये जो बुनियादी समस्या है, इन बुनियादी समस्याओं पर संविधान निर्माताओं ने पूरा अपना समय लगाया। आप सबको पता है चर्चा कितना दिन हुई, हम सब बताते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई और इन सब समस्याओं के ऊपर जो निचोड़ निकाला उन्होंने, इसका हल कैसे निकालने का, वो आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो मिलता है। वो अभी आप सबको अवेलेबल है, आपने पढ़ना चाहिए। लेकिन जो इसका निचोड़ निकाला है वो प्रीएम्बल में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस चीज को लिखा है। और क्या कहा है, कहाँ से शुरुआत किया, कहाँ से शुरुआत किया प्रीएम्बल में? वी द पीपल, मतलब हम। मैं एक बार नांदेड़ में मुझे बुलाया गया था, वो अभी काफ़ी उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और 26 जनवरी का कार्यक्रम था तो उसमें मुझे गेस्ट स्पीकर के तहत मुझे बुलाया गया था। याद आएगा उनका नाम तो बताऊंगा, अभी मेमोरी की भी समस्या होती रही है। और मैं जब अगर बोलता हूँ तो कार्यकर्ता बोलते आप ऐसे बोलने का नहीं है। तो एनीवे, तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान किसने बनाया? तो उन्होंने बोला कि बाबा साहब ने बनाया। तो मैंने बोला बाबा साहब ने भारत का संविधान नहीं बनाया। जैसे ही मैंने ये कहा कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, जितने भी लोग बाबा साहब को चाहने वाले उस हाल में थे वो खड़े होके वो टूट पड़े मुझ पर। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा
आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना खोलो और पहला पन्ना खोलने के बाद पढ़ो और पहली लाइन पढ़ो। क्या है पहली लाइन? वी द पीपल, हम भारत के लोग इस देश को ऐसा संविधान देने जा रहे। कौन कौन? हम इस देश को ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा? न्याय होगा। न्याय, कौन सा न्याय? कहां से शुरुआत किया? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब जस्टिस भी कौन सा होना चाहिए? पहले सोशल जस्टिस होना चाहिए, पहले बाद में इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, और बाद में अब क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमें जो आर्टिकल 326 में जो मिला पॉलिटिकल जस्टिस। क्या है पॉलिटिकल जस्टिस? वन मैन वन वोट वन वैल्यू। और इसलिए ये मिला पॉलिटिकल जस्टिस। मेरा ख्याल है यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस। लेकिन क्या इस देश में पिछले 72 साल में सोशल इन इकोनॉमिक जस्टिस मिला? अगर वो मिला होता तो क्या बामसेप को ये इधर बैठने की और मैं अभी 72 साल का ऐसे ही घूमते रहने का पागलों जैसे इसकी जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमें इस देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अगर होता, और प्रिसाइजली बाबा साहब ने अपने स्पीच में, जो लास्ट स्पीच है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने दिया 25 नवंबर 1949 का जो स्पीच है, और उसमें उनका वो कोट है, लास्ट में है, उन्होंने मतलब कॉशन किया है, रूलर्स को कॉशन किया है, ये कहा है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जिसमें वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत है, इसका अगर इस देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए अगर ये रूलर्स यूज नहीं करते तो वही लोग, कौन से लोग? वही हम भारत के लोग, जो पहला सेंटेंस है, वो लोग इस संविधान को क्या करेंगे? डोलारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का डोलारा उद्ध्वस्त करेंगे। ऐसा बाबा साहब ने फोरवार्न भी किया। तो मैं इस इशू के ऊपर बोलते वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, प्रॉब्लम्स तो मैंने बताया कि हमारे सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम जैसे कि वैसे ही है। इसी एक होम मिनिस्ट्री नाम की मिनिस्ट्री होती है, उसका काम क्या है? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना। ये है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की बात उनका बेसिक रोल है। होम मिनिस्ट्री का ये रोल है, उन्होंने, ये उनकी ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी में आप ये देखेंगे पिछले 70 साल से दे हैव मिजरेबली फेल्ड। क्या इस देश में अन्याय अत्याचार हो रहे कि नहीं हो रहे? महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे कि नहीं है? शूद्र अतिशूद्र जहाँ जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में SC ST OBC रिकॉग्नाइज किया है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर ये हो रहे हैं तो इसका मतलब ये मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो गवर्नेंस का काम है, क्या वो गवर्नेंस बराबर कर रहे हैं? अगर वो गवर्नेंस बराबर नहीं कर रहे, अच्छा ये अभी बीजेपी 2014 से आई, अच्छा ये 2014 से आई, तो ये 2014 से ही ये सब अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और SC ST OBC के लोगों के ऊपर अन्याय, तो ये 2014 से ही हो रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस के टाइम में भी हो रहे हैं, और बीच में एक दो सरकारें दूसरी आई, उनके मतलब इसका मतलब ये है कि क्या ये भारत का संविधान इन लोगों को, यहाँ इस देश के होम मिनिस्टर वगैरह जो, उनको समझ में नहीं आता? उनकी ड्यूटी क्या है उनकी समझ में नहीं आता।
क्या ऐसा हमने समझ लेना चाहिए? उनकी ये बिल्कुल क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो आगे क्या करेगा वो? भाई सबसे पहले तो उसकी समझ में आना चाहिए ना कि भारत के संविधान में उनकी ड्यूटी क्या है। अगर उसको उसकी ड्यूटी समझ में नहीं आई तो एक्शन में कैसे आ सकता है? तो क्या हमने इसे समझना चाहिए कि उनको उनकी ड्यूटी क्या है भारत के संविधान के प्रति, या भारत के संविधान के माध्यम से इस देश की जनता के प्रति उनकी ड्यूटी क्या है, ये उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए ये सब समस्या है। ऐसा हमने समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए हमने? बताइए, अरे बोलो। तो अगर उनकी समझ में आता है, ऐसी हमारी अगर समझ है और फिर भी ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बदमाश है। ये हो गई होम मिनिस्ट्री। दूसरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का बेसिक काम है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस। ओवरऑल तो गवर्नेंस है ही, लेकिन आर्थिक क्षेत्र को इस ढंग से बनाना और चलाना ताकि इस देश के लोगों में मतलब आर्थिक समानता आए, मतलब इस देश की नीतियों का, आर्थिक नीतियों का निर्धारण ऐसे करना ताकि अल्टीमेटली इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो। क्या आज इस देश में क्या स्थिति है? उस दिशा में कुछ जो मजदूर है, क्या उसको वो सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए? कानून बन गए हैं, कानून बने हैं, बाबा साहब के समय में कानून बना दिए थे 1942 में। वो सब उन्होंने मतलब जो बाबा साहब ने जो भी हम लोगों के लिए भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है इस देश में वो है कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा है। पिछले 7-8 साल से जो भारत के संविधान को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। ये क्या करती है, मैं इसके बारे में मतलब कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। नो, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर। आर्टिकल 14, 15, 16 ये दूसरे भी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर वी गेटिंग प्रोटेक्शन? हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है? आप कहीं भी चले जाओ, मैंने ये देखा कि अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ और पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने के लिए गए, तो जिसके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाते हैं उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं होती, जो एफआईआर लॉन्च करने जाते उसी के खिलाफ में। खैर लांजी में क्या हुआ? किसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई? वो जो एक आदमी जिंदा था, उसका हस्बैंड हुई था, उसी को जेल में टांग दिया था। वो मतलब नीलिमा वगैरह मेरे पास आई थी, फिर हम एक वकील के पास भेजे, मैंने उनको जाओ। तो ये इस देश में हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा अपने स्पीच को, लेकिन कुछ बातें बताना। आर्टिकल 16 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं वो हर नागरिक को दिए, मतलब ब्राह्मण को भी दिए और हमको भी दिए, मजदूर को भी दिए, भिन्न भिन्न जातियां है, सबको दिए फंडामेंटल राइट्स। अब हो क्या रहा है? फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी का अधिकार है। 16(1) में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा है। अब इसका यूज कैसे हो रहा है? कैसे यूज हो रहा है? वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो क्या वैश्य बोले, वैश्य बोलना चाहिए,
बनिया बोला तो उधर विरोध करते हमारे बिहार में जब मैं जाता हूं, बोलते सर इधर बनिया नहीं बोलने का। मैं बोला क्यों? ये हमारे लोग भी बनिया है बोले, उधर बिहार में समस्या है मुझे पता है। तो वैश्य बोलने का, वैश्य बनिया बोलने का। तो ये लोगों को बराबरी का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स, दे आर फंडामेंटल एंड स्टैटिक, उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो मेरा ब्राह्मण का जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर तुम लोगों को कुछ दे दिया, अगर हम लोगों को कुछ दे दिया, तो बोलता है मेरा फंडामेंटल राइट का, कौन बोल रहा है? ब्राह्मण और क्षत्रिय बोल रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। फोरम फॉर इक्वालिटी नाम का सुना है आपने? क्या किया उन्होंने? फोरम फॉर इक्वालिटी वालों ने हम लोगों के लिए जब अधिकार की बात चली, जो इक्वालिटी का राइट हमारा भी है, तो उसके खिलाफ में वो ये कह रहे हैं कि हमारा इक्वालिटी का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। अब आप ये देखेंगे इसको बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोटेक्ट किया। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन डाला है बाबा साहब ने, मतलब फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। ये इधर उधर डालते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते तो कुछ नहीं मिलने वाला था। आज जो कुछ भी हम यहां दिख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन किया आर्टिकल 16(4) के तहत बाबा साहब ने, जिसके लिए बहुत विरोध हुआ। अगर आप ड्राफ्ट आर्टिकल 10(3) पढ़ते हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10(3) पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट्स पढ़ते हैं, तो वहां बाबा साहब ने ये क्लियरली किया कि अगर आर्टिकल 14 को हम मान रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी लेट डाउन किया है आर्टिकल 14 में, वो अगर रियलिटी में अगर हम चाहते हैं तो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में आज एक ही जाति की बपौती है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। और इसलिए आर्टिकल 16(4) में हमें बाबा साहब ने अलग से क्या दिया? रिजर्वेशन बोलते हैं, गलत है। बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) में रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन दिया। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेशन। और डेमोक्रेसी के अगर ये 3 स्तंभ है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उसमें भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में कहा है, ड्राफ्ट आर्टिकल 10(3) में कहा। अब ये देते वक्त क्या लिखा है, ये मैं आप लोगों को जानबूझ के बताना चाहता हूं। क्या लिखा है बाबा साहब ने 16(4) में? क्या लिखा है? शेड्यूल कास्ट लिखा है, पढ़ा है आप लोगों ने? आर्टिकल 16(4) पढ़ा है क्या? शेड्यूल कास्ट लिखा है उसमें? डफेदार साहब शेड्यूल कास्ट लिखा है? अच्छा, शेड्यूल ट्राइब लिखा है? अच्छा, ओबीसी लिखा है? क्या लिखा? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। मतलब हमें क्या आइडेंटिफाई किया? हमें अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने हमें क्या आइडेंटिटी दी? हमें क्या कहा? क्या शेड्यूल कास्ट कहा? क्या शेड्यूल ट्राइब कहा? क्या ओबीसी कहा? उन्होंने हमें जो पहचान दी, कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान जो दी हमें बाबा साहब ने, वो दी है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अच्छा, हमें एससी किसने पहचान दी? अच्छा, ये बाबा साहब ने दी। शेड्यूल कास्ट बाबा साहब ने बनाया हमें। शेड्यूल ट्राइब बाबा साहब ने बनाया हमें। ओबीसी क्या बाबा साहब ने हमें बनाया? किसने बनाया? इस देश में ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्था बनाई, इस जातियों के 3 अलग अलग समूह बना के उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और फिर आप ये कहेंगे कि फिर बाबा साहब ने क्यों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी रिकॉग्नाइज किया? क्या करते? क्या करते? अकेले थे वो वहां? क्या करते वो? और फिर
केवल सवाल यह उठता था उस वक्त कि जो नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ तुमको देंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह बात हुई थी कि हाँ आप जो चाहते देंगे। कैसे देंगे? ठीक है भाई आपको देंगे। अब देना है तो कैसे देना? तो फिर क्या करना चाहिए? उनको आइडेंटिफाई, अगर किसी को कुछ देना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस ये लिखा है, वो अकेले थे। इस चीज को समझिए। लेकिन बाबा साहब ने हमें जो दिया है वो बैकवर्ड क्लास। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वी आर वन पीपल, हम एक ही लोग हैं, हम अलग अलग लोग नहीं हैं। ब्राह्मणों ने हमें शेड्यूल कास्ट बनाया क्योंकि जातियां उन्होंने बनाया, जातियों का शेड्यूल बनाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स एक्सटेंड करने के लिए। जाति उन्होंने बनाया, शेड्यूल ट्राइब उन्होंने बनाया, ओबीसी उन्होंने बनाया। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसकी? क्या कर रहे हैं हम सब मिलके? हम ओबीसी है, हम शेड्यूल कास्ट है, हम शेड्यूल ट्राइब है। किसका काम कर रहे हैं हम? हमारा कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों का कर रहे हैं। यह बात सही है कि हमने वो लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं इस मत का नहीं हूं। वो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए ये लड़ाई वैसे ही लड़नी चाहिए। बट सामाजिक क्षेत्र में जब आते हैं, जो उन्होंने जाति में बांट के हमें रखा है, उससे हमारी परेशानियां बढ़ी हुई है। तो क्या उन्होंने जो पहचान हमें दी, उसी पहचान में रह के हम उनके खिलाफ में लड़ सकते हैं? कैसे लड़ेंगे हम उनके खिलाफ में? आफ्टर ऑल, कहां गया ये पेन? किसने बनाया? बताओ किसने बनाया? ये बोलेगा मुझे नहीं पता सर किसने बनाया। अरे सबको पता है भाई, ये आदमी ने बनाया, ये आदमी ने बनाया। अच्छा किसके लिए बनाया? अपने काम के लिए बनाया। तो इससे हमारा काम हो रहा है आदमी का। जाति किसने बनाया? किसने बनाया जाति? अरे बाबा साहब का पढ़ा होगा यार, कास्ट इन इंडिया। किसने बनाया जाति? किसके हित में बनाया? तो जो ब्राह्मणों ने जाति उनके हित में बनाया, वो हमारे हित में कैसे हो सकती है? इस चीज को समझना चाहिए। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बाबा साहब ने कहा, जाति को डिस्ट्रॉय करो। बाबा साहब का कोट है, गो इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में चले जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, एंड यू विल फेस दिस मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। आपको तकलीफ हो रही कि नहीं? आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी तकलीफ हो रही कि नहीं? गांव में जाति के नाम पे आप अपमानित हो रहे हो कि नहीं? जाति के नाम पे आपको सोशियो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, क्योंकि आप जिनको निचली जातियां ब्राह्मणिज्म में मानिए वो होने की वजह से नहीं मिलती। तो आप ये देखेंगे कि इसलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि देहातों में आपको तकलीफ है। अच्छा ऑफिस में, चलो भाई अभी ऑफिस में लगे, वहां तकलीफ है कि नहीं है? जाति की तकलीफ होती है कि नहीं आप लोगों को? अच्छा ये वकील साहब बैठे हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जो लॉ ऑफिसर है, कितने हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के। यू सी, गो इन एनी डायरेक्शन एंड यू विल फेस दिस मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा जाति को खत्म करो। अब जाति को खत्म करना है तो जाति एक पहचान है, पहचान है कि नहीं है? तो अगर उस पहचान को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपका क्या नाम है? आवाज नहीं आ रहा है? अजी रोहन, अभी मैं तुम्हारा रोहन निकाल लिया, अब आप क्या है? रोहन मोरे ही निकाल लिया पूरा, अब क्या है? अब आपको पहचान नहीं है तो क्या? तो तू इधर तू इधर ऐसा बोलेंगे क्या? इसकी पहचान अगर निकाल दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहचान देना पड़ेगा ना।
लाइकवाइज अगर जाति को खत्म करना है, उसकी पहचान को खत्म करना है, तो आपको नई पहचान। तो बाबा साहब ने जाति के बारे में यह भी कहा, इट इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ये बाबा साहब की इसमें है, जाति जो है ये साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। तो अभी ये कहां है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कहां है? अब इसको खत्म करना है, कैसे? हथौड़ा मार के। भाई इस फोन को खत्म करना है, इस फोन को खत्म करना, क्या करना चाहिए? हथौड़ा मारो फोन। अब ये जाति खत्म करना है, तो इसको कैसे खत्म करोगे? इसको खत्म करने के लिए वो जो जहां है वहां मेडिसिन डालनी पड़ेगी। भाई अगर कैंसर की है बीमारी तो क्या कहते हैं डॉक्टर? वो मेडिसिन देते हैं ना। फिर क्या होता है, वो मेडिसिन अंदर चली जाती है, फिर क्या होता है अंदर? अंदर क्या होता है? कैंसर की पेशीज और कैंसर की दवाई, इसकी क्या होती है अंदर? लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के बाद कैंसर की पेशी से थोड़ी ज्यादा दवाई दे दी तो कैंसर क्या होता है? तो वैसे ये दिमाग में ये जो जाति बैठी हुई है, इसको खत्म करना है, तो इसको दवाई देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी राहुल? अच्छा कहां से? अच्छा ये बताइए, ये जाति अंदर कहां से गई? कौन बताएगा? आप में से हाथ खड़ा करो। कहां से गई? कान से गई। तो अभी दवाई अगर देना है तो कहां से देनी पड़ेगी? तो फिर वो जाएगी दवाई, वो दवाई मूल निवासी है, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है यहां, वो दवाई मूल निवासी है। वो दवाई डालो उधर से, वो दवाई लड़ेगी, जैसे कैंसर की पेशीज के साथ कैंसर की दवाई लड़ती है, वो जाएगी अंदर। वो बोले क्या? मैं चमार हूं तो अपमानित होता हूं, मैं तेली हूं तो अपमानित होता हूं, महार हूं तो अपमानित होता हूं, और मूल निवासी हूं तो मैं इस देश का बासिंदा हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के लोग हैं। अब इसका बहुत लंबा इतिहास है, वो अभी आज का सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन हमें नई पहचान कॉन्शियसली हर व्यक्ति में इम्बाइब करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये एक विषय थोड़ा सा बोलना चाहता था मैं। अब थोड़ा आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये देश जो है कैसा सत्यानाश किया। मैं इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा था। हमारे देश में आज जीडीपी $700 बिलियन है, और हमारे देश पे दोनों मिलके एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट मिलके $690 बिलियन कर्जा है। मेरा बाप अनपढ़ था, वो मुझे क्या कहता था? भाई एक दिन भूखा रहना, एक दिन भूखा रहना, लेकिन किसी के कर्जे में। मेरा ख्याल है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो पुरखे, उन्होंने सबके बाय एंड लार्ज यही कहा है। लेकिन इन लोगों ने, मतलब हमारा जितना जीडीपी है उतना कर्जा इस देश पे लिया है। अच्छा कल चल के हमारी सत्ता आके आने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कर्जा वो मोदी ने लिया होगा, हम नहीं देते? क्या हम बोल सकते हैं? तो आप ये देखेंगे कि मैंने एक बार इसका स्टडी किया था, 1 रुपये में 43 पैसा सिर्फ इंटरेस्ट जाता है, प्रिंसिपल नहीं जा रहा है, मैं बता रहा हूं। इतना सत्यानाश इस देश की आर्थिक व्यवस्था का इन्होंने किया है। दैट इज द रीजन हमारे लोगों के पास जो पैसा नहीं आ रहा है। ये पैसा कैसा होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो ये है, ये बहुत बार बोला जाता है रुपया सस्ता झाला, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, रुपया सस्ता झाला। अच्छा रुपया सस्ता झाला म्हणजे 10 रुपयाची नोट बाजारात घेऊन गेला आपण, तर तो त्याला 9 रुपये म्हणतो की 10 म्हणतो?
₹10 नोट आपण बाजारात घेऊन गेलो आणि रुपया सस्ता झाला, तर 10 रुपयाची हा नाही हा नवा असं बोलतो का? म्हणजे रुपया सस्ता झाला म्हणजे महाग काय झालं? कारण की हे रिलेटिव्ह टर्म्स आहे. स्वस्त महाग जे आहे ह्या रिलेटिव्ह आहे. महाग काय झालं मग? रुपया सस्ता झाला तर महाग काय झालं? वस्तू महाग झाल्या. आता ह्या वस्तू महाग कशा झाल्या? अच्छा, रुपया सस्ता झाला जसा वस्तू महाग झाल्या. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये जर गेला तर रुपया सस्ता झाला तर महाग काय झालं? डॉलर महाग झाला. इंडियन मार्केटमध्ये जेव्हा बसून आहोत तर रुपया सस्ता झाला तर वस्तू महाग झाल्या. आणि इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये गेलो तर रुपया सस्ता झाला तर महाग काय झाला? डॉलर महाग झाला. आता हा डॉलर महाग कोण केला? अच्छा, अमेरिकेनं केला येऊन इथे. भाई डॉलर कोणाचा आहे? करन्सी कोणाची करन्सी आहे? डॉलर. तर मग अमेरिकेचा प्रेसिडेंट आला इंडियामध्ये आणि त्यांनी मग रुपया डॉलर महाग केला का? मग कोणी केला? हे रिझर्व्ह बँकने केला. रुपया सस्ता महाग करण्याचा कार्यक्रम रिझर्व्ह बँकचा आहे. त्यांनी केला. का केला? त्यांनी का केला? असं सोपं आहे. मी हे सगळं इकॉनॉमिक्स थोडं समजावून सांगण्याचा विचार करतो, काय कार्यकर्त्यांशी बरेचदा माझा संवाद जास्त होत नाही आता. तर कसा झाला तो? तुम्ही बाजारात गेले आणि टमाटर घ्यायला गेले आणि रोज 10 गाड्या टमाटर येत होते मार्केटमध्ये आणि आता 2 गाड्या आले टमाटर मार्केटमध्ये. टमाटर काय झाला? तसंच इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये तुम्ही जेव्हा घ्यायला जाता, तुम्हाला करन्सी पाहिजे. इंटरनॅशनल मार्केटमधून काही माल घ्यायचा आहे तर रुपया पाठवू शकता त्यांना. मग काय पाठवा लागेल? डॉलर पाठवावं लागेल. मग डॉलर कुठून घेणार तुम्ही? रिझर्व्ह बँककडे जाणार आणि डॉलर. तर तो म्हणते माझ्याकडे 10 गाडी टमाटर नाही आहेत. किती आहेत? 2 गाड्या टमाटर आहेत. तर मग 2 गाड्या टमाटर आहेत तर मग डॉलर म्हणजे माझ्याजवळ कमी आहे. माझ्याजवळ कमी आहे पण तुम्हाला पाहिजे आहे तर देतो, पण तुम्हाला रुपया जास्त मोजावा लागेल. मग रुपया जेव्हा तो जास्त मोजतो तर त्याचा आमच्या जीवनावर काय परिणाम होता? हा जो मला जे सांगायचे आमच्या मूल निवासी बहुजन समाजाच्या जीवनावर त्याचा कसा परिणाम होतो. आता हा कशासाठी? आपल्या देशामध्ये जे टोटल फॉरेन एक्सचेंज आहे त्याच्या 75, अरे मराठी झालो वाटते मी त्याच्या 75% जो है हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने में लगता है. तो अभी वो डॉलर में गया उधर तो वो उसका रुपये में देना पड़ता है. तो जिसने लिया, कंपनी ने लिया, डॉलर ज्यादा लेके उधर भेजा तो कंपनी अपना पैसा निकालेगा कि नहीं निकाला? अगर वो आप कंपनी के आप मालक हो तो जब आप निकालते हो तो फिर आपको 120 रुपया लीटर से उपलब्ध है इंटरनेशनल मार्केट में. पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आपको कितने में मिलेगा? 120 रुपया लगेगा. तो इसलिए जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है. तो आप ये देखेंगे ये सभी वस्तुओं के लिए है. अगर वो इनडायरेक्टली अनाज है वो भी महंगा होता है क्योंकि डीजल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. गेहूं चावल पूरे इंडिया में इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में डीजल जब ज्यादा लग रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जीवन के ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है. ये किसने किया? क्या ये राइट गवर्नेंस है? सवाल ये उठता है ये राइट गवर्नेंस नहीं. तो फिर ये मोदी एंड कंपनी खुद होके वहां गए. वहां जो जाके बैठा मोदी, आज सुबह का चाय पिया, बोला अभी चाय हो गया सुबह का, अभी जाता हूं पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली बैठी है तो वहां जाके बैठता हूं और देश का. ऐसा हुआ क्या? बताइए. हाँ करमनकर साहब, मोदी खुद गया? मोदी खुद गया? कौन गया? कैसा गया? कैसा गया? हाँ
अरे मुझे सुनाई नहीं आता आजकल। आपने भेजा, आपने भेजा, आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। ऑफिस में अगर कोई ऑफिसर बदमाशी करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, तो चार्जशीट किसको होती है? किसको होती है? उसी को होती है। अभी आपने उस मोदी को भेजा, पिछले 10 साल से, मतलब 7-8 साल से वो वहां बैठा हुआ है, और आपने भेजा, तो चार्जशीट मोदी को होनी चाहिए, आपको। ये ऐसा आपने क्यों किया? क्यों किया आपने? ये जो तुम्हारे खिलाफ में है उसको भेजा आपने, और अब चिल्ला रहे हो। ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? कुछ पता है आपको? है पता आपको ऐसा क्यों किया? इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, सब कुछ इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। फुले वॉज राइट। फुले विद्ये विना मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र खचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। ये परेशानी आपकी इग्नोरेंस की वजह से है, इसकी वजह से हुआ। तो ये महाराष्ट्र में एक कहावत है। कौन सी कहावत है? कुराडीचा दांडा काय का होता है? डंडा काय का होता है? डंडा कुराडी का। पता नहीं है, राहुल को पता नहीं, इसके बाप ने नहीं बताया होगा, बूढ़े लोगों को पता होगा। लकड़ी का होता है, लकड़ी का। और कटाई किसकी होती है? कुल्हाड़ी में जाने के बाद लकड़ी की होती है। अच्छा, वो डंडे को ये पता होता कि कुल्हाड़ी में जाने के बाद मेरी कटाई होने वाली है। वो डंडे को ये पता होता कि कुल्हाड़ी में जाने के बाद कटाई मेरी होने वाली है, डंडा जाता। पर हम डंडा कुल्हाड़ी में गए, अपनी कटाई। ये सब अज्ञान की वजह से है। तो अगर अज्ञान की वजह से है तो क्या करना चाहिए? फिर हमने क्या करना चाहिए? ज्ञानी बनाना चाहिए इस समाज को। इस समाज को ज्ञानी बनाने के लिए कितने लोग घर के बाहर निकले? मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन कितने लोग घर के बाहर निकले कि समाज के आखिरी आदमी को उसके सत्यानाश का कारण तू खुद है। ये समझा के तेरे हाथ में सत्ता आनी चाहिए, जिसके लिए बाबा साहब ने तुमको अधिकार दिया। ये उंगली पे दिया, ये वाली उंगली पे। कौन सी? ये वाली है, ये वाली है। कौन सी उंगली है? राइट हैंड की। राइट हैंड की यही उंगली है, इसमें ताकत दिया। इसलिए वी द पीपुल, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे सत्यानाश के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे। मैडम ने सही कहा, हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे। वो दैववाद और ब्राह्मण सब चल रहा है। ये समझाने का काम वो हर एक कार्यकर्ता ने करना। महाराष्ट्र के अधिवेशन में मैं आते रहता था, मैंने चलाया भी है। 600-700 लोग आते थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? आर यू गोइंग आउट? नहीं जी, लोगों को समझ में नहीं आता। अरे फूले साहब ने समझाया, 10वीं कक्षा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे मुझे पता नहीं है बराबर, वो समझा सके, हम नहीं समझा पा रहे। ये हमारी समस्या है। हमें लोगों के पास जाके समझाना पड़ेगा। और ये जो अधिकार है, ये बाबा साहब ने कहा, 1955 का उनका स्पीच है कि आई हैव वर्चुअली मेड यू द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। मैंने आपको इस देश का हुक्मरान बना दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जब तक आप वर्चुअली, मतलब अभी वर्चुअल मीटिंगें होती है ना वैसा, लेकिन एक्चुअली बने क्या हम हुक्मरान, वो वर्चुअल मीटिंग टाइप है। लेकिन एक्चुअल बनने के लिए ये जो उंगली है, इसका सही इस्तेमाल करने की जो बात है, हमारे समाज में क्या पहले फैला दिया है। सगळं बोला, महाराष्ट्रात आहे सगळं बोला, राजकारणाचं नका बोलू, आहे की नाही? महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही शिकल्या सवरल्या लोकांकडे जा, राजकारणाचं बोलू नका आमच्याकडे। का नका बोलू? नहीं, वो बहुत गंदा है, राजकारण बहुत गंदा है। तो बाबा साहब मूर्ख थे क्या राजकारण किया? फुले साहब मूर्ख थे क्या राजकारण किया?
राजकारण गंदा नहीं है, वो एसेंशियल है। उसके सिवा आपकी समस्याएं हल नहीं हो सकती। आपके घर में पैसा नहीं आ सकता। इस देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना है तो रास्ते पे नहीं होता। रास्ते में आंदोलन हो सकते हैं जो होने चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं होने चाहिए, मैडम ने कहा होने चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। 1-1.5 साल तक उधर हमारे लोग बैठे रहे, क्या किया मोदी ने? और जो कानून बदल दिए उसको लागू किया क्या? फिर क्यों जाके फिर से हमें बैठना पड़ रहा है? तो आप ये देखेंगे कि सोशल मूवमेंट्स के लिमिटेशन है और पॉलिटिकल पावर से मिल सकता है। जिससे मिल सकता है उसकी बात नहीं करना, बाकी सब कुछ करना, लेकिन वो नहीं करना। ये जो इस ढंग की समझ जो बनाई है, ये उन लोगों ने बनाई। आपल्या घरी विचारा, पोरग म्हणते आपल्या म्युनिसिपालिटीचा इलेक्शन लढतो, काय पागल झालास का म्हणते बाप त्याले? आपल्याजवळ काय पैसे आहेत का म्हणते लढायला? आता हे कोणाचं मिळवायसाठी आता पैसे द्यायचे त्यांनी कार्यक्रम सुरू केला। 1-1, 2-2 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये तिकडे पार्लमेंटमध्ये करोडोनं चालला आहे। पण खऱ्या अर्थानं जर माणसामध्ये समज निर्माण करून दिली, याला किती पैसे लागतात हे समजावून सांगायचं आहे। आणि हे समजावून सांगण्यासाठी हे जे काही बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा 5-10 मिनिटात मी संपवतो, कारण की माझ्याजवळ लंब चौडं काय। ह्या देशामध्ये मला वाटते आगलावे साहेबांनी काही गोष्टी मांडल्या इथे, मॅडमनी त्याचा उल्लेख केला तो दे आर डिटरमिन्ड टू मेक दिस नेशन एज ए हिंदू राष्ट्र। 1915 सावरकरांनी ही कॉन्सेप्ट आणली। 1924 त्यांनी हिंदुत्व नावाचं पुस्तक लिहिलं। 1925 RSSनी पैदाशी आहे तिची, आणि सावरकराचं हिंदुत्व RSSनी ॲडॅप्ट केलं। पण सावरकर काय म्हणतो? हिंदुइझम डिफरंट फ्रॉम हिंदुत्व। त्याचं असं म्हणणं आहे की हिंदुत्व इज ए बिगर टर्म, हिंदुइझम इज ए स्मॉल थिंग। RSSनी काय केलं? हिंदुत्व इज इक्वल टू हिंदुइझम। आणि बाबासाहेबांनी काय लिहिलं? बाबासाहेबांनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पार्टिशन ऑफ इंडिया काय लिहिलं बाबासाहेबांनी? बाबासाहेबांनी त्याच्यात हे म्हटलं आहे की इफ इंडिया बिकम्स ए हिंदू नेशन, इट विल बी द बिगेस्ट कैलेमिटी ऑन दिस नेशन, एंड इसको हमने अपनी पूरी ताकत लगा के रोकना चाहिए। कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका? कांग्रेस, जब RSS एंड सावरकर अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, तो फिर कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में और उसके आगे इसको रोका क्यों नहीं? क्यों बढ़ने दिया RSS को? पटेल साहब ने उसको बंदी डाली थी। 4 या 5 फरवरी 1948 पे उसके RSS के ऊपर बंदी डाली पटेल साहब ने, और 6 महीने ये गोलवलकर अंदर रहा। और वो चिपळूणकर का कोई था ना, क्या नाम था उसका, नाम मुझे मैं भूल गया, वो बार बार जाके उसको गोलवलकर को मिल रहा था। केरकर कौन ने बताया, किसने बताया? केरकर, अरे वो बराबर बताया, मैं भूल जाता हूं। केरकर गया बार बार उसके पास और माफी मांगो, बंद करो, क्योंकि पटेल बोल रहे थे कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो अंदर साल क्या करते हो तुम लोग RSS वाले, पता नहीं है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बताओ। तब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बताया, लेकिन वो उसको जो कर रहे हैं उनका ढर्रा चल रहा है। तो इसको कौन रोकेगा? ना कांग्रेस रोकेगी, ना बीजेपी रोकेगी, ना आप रोकेगा। वो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलता है, वो पानी में जाके बैठता है। वो आ रहा है अभी, कांग्रेस को खत्म करके दूसरा आ रहा है अभी, क्योंकि बीजेपी को RSS मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उसको लाया उन्होंने सामने। और उसका स्टेटमेंट है कि मेरा फैमिली पूरा RSS में था करके। कौन रोकेगा इस चीज को? हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो इग्नोरेंस की वजह से पहले ही कर रहे, और दूसरा खुद को हिंदू बोल के कर रहे, हिंदू जी के कह रहे।
अरे आपलं हिंदूच आहे काय चालते गावात, खेड्यापाड्यात काय चालते? अरे आपलं हिंदूच आहे बाबा, त्यालाच दिलं पाहिजे. अनपढ़ अनाड़ इग्नोरेंट लोग हे सगळं करत आहेत. इसको कैसे ठीक करोगे? उनको ज्ञानी बनाओ, यही तो फुले साहब ने कहा. और ज्ञानी बनाने के लिए आपको उनके लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा. अभी आप देखिए, अभी कल चीफ जस्टिस रिटायर हुए, रमन्ना. ही वॉज नॉट अ ब्राह्मण. वो रमन्ना जो है कम्मा है, शूद्र है. बट जो सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज पड़े हुए हैं पिछले कितने साल से, वो मैं बता के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं. कौन से इश्यूज है, क्योंकि वो पढ़ के ही ठीक रहेगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए. कहाँ गया? आई जस्ट टेक फ्यू मिनट्स. कहाँ गया? पता नहीं, बहुत पीछे चला जाता है इसमें. चलो ठीक है, अभी ये निकाल के रखा था. उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था लाया. कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर जो है आर्टिकल 124 में बाबा साहब ने ये पावर गवर्नमेंट ऑफ द डे को दिया है. और 124 में जो शब्दावली यूज की है वहां बाबा साहब ने इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा लिखा है. और जब कंकरन शब्द आया, जो अमेंडमेंट फाइल हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कंकरेंट होना चाहिए, कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए. तो बाबा साहब ने उसका विरोध करके ये कहा है, रूल करते ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आफ्टर ऑल ए ह्यूमन बीइंग, और उसमें वो सभी प्रेजुडाइसेस और वीकनेसेस रह सकते हैं. इसलिए ये पावर कंकरेंट शब्द लिख के चीफ जस्टिस को नहीं देना चाहिए. ये पावर गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास रहना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब कैबिनेट में. अब हम कैबिनेट बनाते, हम कल सत्ता में आते, तो कैबिनेट कौन बनाएगा? तो फिर जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? भाई हमारे साथ पिछले 75 साल से अन्याय हो रहा है, तो न्याय देने का काम तो करोगे भाई सत्ता में आके. ये नहीं होना चाहिए. इसलिए ये कोर्ट में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उन्होंने कॉन्करेंट शब्द वहां लाया, जबकि बाबा साहब ने कोई स्कोप इंटरप्रिटेशन का, सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार दिए हाके पाटिल साहब? इंटरप्रिटेशन के. जब उनको इंटरप्रिटेशन के सिर्फ अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंकरेंट शब्द रिजेक्ट हो गया है, तो क्या फिर ये इंटरप्रिटेशन बनाया जा सकता है कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंट? ये सब बदमाशी चल रही है. ईडब्ल्यूएस, जब वहां सोशली एंड इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन शब्द आया, उसमें एजुकेशनल डाला. ये सब चीजें हमें जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्यक्रम चल रहा है. तो इसलिए इसके खिलाफ में कौन लड़ेगा? न कांग्रेस लड़ेगी, न बीजेपी लड़ेगी. और हमारे समाज के आंदोलन इसके ऊपर अगर फोकस नहीं होते, डिफोकस हो जाते हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो आपके अधिकार ही नहीं रहेंगे, क्या मांगोगे? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस के हित में ये जो बामसेप ने चलाया है, इसमें आपने अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए. जो हम अलग अलग नजर आते हैं, तो अभी हर काम जरूरी है. टीचर लोगों की संगठनाएं, वकील लोगों की संगठनाएं, किसान लोगों की संगठनाएं, वो एरिया में काम है. बट वो काम जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमवर्क में हम अपने अपने अधिकार मांग रहे हैं. उन्होंने ऑलरेडी बैक गियर में गाड़ी चाल के कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म करने का कार्यक्रम बनाया है. तो ना हम किसान के अधिकार मांग पाएंगे, ना टीचर के अधिकार मांग पाएंगे, स्टूडेंट के मांग पाएंगे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस के हित में बहुत बड़ा जागरण करने की जरूरत है और उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है. और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की जो मैकेनिज्म है, मतलब हम कहीं भी अपना काम करते रहे, लेकिन फुले आम्बेडकराइट आंदोलन में लार्जर इंटरेस्ट में हमने
पॉलिटिकल सोच बराबर बनाए रखनी चाहिए लोगों में, उसको मतलब अनछूना ये गलत होता है ऐसी वगैरह सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर इस ढंग से हम अगर समाज जीवन में काम करते हैं तो मुझे लगता है ये काम होगा। लास्ट वर्ड, प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, माणसं मारले जातात। आता माझा मित्र मेला काल परवा, आणि मेल्याबरोबर काय म्हणले लोक, बॉडी बाहेर काढा, प्रकाश रोडकरला बाहेर नाही काढा। काय काढा? का तुमच्याकडे काय होते? माणूस मेल्यावर बॉडी बाहेर काढा। हे मारतात कोणाला? कोणाला मारतात? माणसांना मारतात की बॉडीला? काय हो मोहिते साहेब? बॉडीला मारतात। आणि माणूस काय? माणूस बॉडी नाही आहे, माइंड अँड मॅटर। मनुष्य जो बनला आहे तो फक्त बॉडी नाही आहे, माइंड अँड मॅटर मिळून तो माणूस आहे, तो एकटा बॉडी नाही आहे। मग त्याचं जे माइंड आहे, त्याने जे माइंड मधून जे प्रोड्यूस केलं ते आहे का नाही आहे? त्याने जे माइंड मधून प्रोड्यूस केलं ते आहे की नाही आहे? मग बुद्ध मरण पावला का जिवंत आहे? बुद्ध मग आहे की बुद्ध मरण पावला की जिवंत आहे? तर मॅटर गेलं आणि माइंड राहिलं, त्याचा तो जो भाग आहे तो अवेलेबल आहे। आणि आपल्या कामाचं काय आहे? बुद्धाची बॉडी का बुद्धाचा विचार? त्या विचाराचं संवर्धन केलं पाहिजे, जनतेमध्ये जाऊन समजावून सांगितलं पाहिजे आणि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कमध्ये आपले अधिकार आपण मिळवून घेतले पाहिजे। मला वाटते एवढं पुरेसं होईल। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।